हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बच्चलन। दोस्तों, इस कहानी का मैंने पहला भाग डाल दिया, तो प्लीज़ पहला भाग जरूर सुने। आज रघुवीर आने वाला था, सो प्रतिमा जी किचन में जोर जोर से उसकी पसंद के पकवान बनाने में जुटी हुई थी। राधे श्याम जी घर की अव्यवस्थित चीज़ों को जगह पर रखते हुए बड़बड़ा रहे थे। कोई जगह पर कुछ रहने ही नहीं देता। जंग के मैदान से घर आया बेटा साफ सुथरा घर नहीं देखेगा तो क्या उसका मन डूब नहीं जाएगा। महेश पूरे घर में बच्चे की तरह दौड़ते भागते हुए हंस रहा था और बोल रहा था, आज भैया आएगा तो खूब मजे करूंगा। हो। फिर सामने पड़ी किसी भी चीज को किक मारकर बच्चों की तरह तालियां बजाते हुए हंसने लगता था। कुल मिलाकर पूरे घर में गहमा गहमी का माहौल था। अपने रूम में बेड पर लेटी सपना उठी और बाथरूम में जा नहा कर आई और आईने के सामने खड़ी हो खुद को देखने लगी। उसने अपने पापड़ियों ओठों पर लिप बाम मला और हल्के कलर की लिपस्टिक लगाई। फिर अलमारी से उसने पीच कलर की लीलेन की साड़ी निकाल कर पहनी और गीले बालों के बीच मांग निकालकर उसमें करीने से सिंदूर भर एक छोटी सी बिंदी लगा ली। अब उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था। उसने खुद को आईने में दोबारा देख एक लंबी सांस ली और तकिए के नीचे से रघुवीर का रुमाल निकाल सीने से लगा बोली, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। दूसरी तरफ किचन निपटा कर प्रतिमा जी राधे श्याम जी के पास बैठी बोल रही थी, जल्दी से रघुवीर आए तो उस चुड़ैल का हिसाब किताब हो जाए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें बेटे की आने की खुशी ज्यादा है या फिर सपना का हिसाब किताब करने की? राधे श्याम ने मुस्कुराकर चुटकी लेते हुए कहा। अभी प्रतिमा जी जवाब में कुछ बोलती कि तभी कॉल बेल बज उठी। राधे श्याम ने तेजी से उठकर लपक कर दरवाजा खोला और बेटी को देखती उसे गले से लगा लिया। प्रतिमा जी, अरे मेरा बेटा आ गया, बोलते हुए रघुवीर की तरफ लपकी। महेश जो पूरे घर में चक्कर लगा रहा था, माँ की बात सुनकर भैया आ गए जोर से बोलते हुए घर के मेन डोर की तरफ भागा। महेश की आवाज़ सपना के कानों में भी पड़ी और रघुवीर के आ जाने की बात सुन उसका हृदय जोर जोर से धड़क उठा। उसे लगने लगा जैसे वह अपनी जिंदगी और मौत का फैसला सुनने के लिए अदालत के कटघरे में खड़ी हो और जज की एक हाँ या ना उसके जीवन का अंत कर सकती है। अंदर से एक अनजाने डर से कांपती सपना ने बेड पर बैठ पास रखा तकिया उठाकर कसकर पकड़ लिया और अपनी उखड़ती सांसों को काबू में करने लगी। दूसरी तरफ प्रतिमा जी रघुवीर को प्यार से सोफे पर बिठा फ्रिज में रखी 2 पीस मिठाई निकालकर प्लेट पकड़ाती हुई बोली, लो बेटा खा लो, अभी पानी लेकर आती हूँ। माँ की ये बात सुन रघुवीर ने कहना चाहा कि तुम क्यों परेशान होती हो माँ, सपना कहाँ है? लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप रह गया। घर के सभी मेंबर उसका स्वागत करने के लिए लिविंग रूम में आए हुए थे, बस एक वही वहाँ नहीं थी जिससे मिलने की कशिश वह अपने मन में दबाए हुए आया था। पूरे रास्ते वह सपना के बारे में ही सोचता आया था। शादी की रात वाला सपना का भोला चेहरा और सबकी नजरें बचाकर चुपके से हल्की मुस्कान के साथ सपना का उसे देखना उसके मन में ज्यों का त्यों सुरक्षित था। पूरे रास्ते वो सोचता आया था कि उसके पहुंचते ही सपना भागकर हंसती हुई आएगी और उसके लिए दरवाजा खोलेगी, लेकिन उसे आए हुए लगभग 10 मिनट हो गए थे और सपना तो क्या, सपना की कोई आहट भी उसे अब तक सुनाई नहीं दी थी। मिठाई खाते हुए रघुवीर बार बार जोर निगाहों से घर के अंदर के बरामदे की तरफ वाले दरवाजे को देख रहा था। उसे हर बार लगता कि जरूर सपना उधर से आ रही होगी, लेकिन उसे बार बार निराशा मिल रही थी। तभी प्रतिमा जी ने पूछा, बेटा और मिठाई दूं? तेरी पसंद के कलाकंद मैंने खुद बनाए हैं। माँ की इस बात से रघुवीर को जैसे मौका मिल गया। उसने अपनी आवाज़ में थोड़ी नाराजगी भरकर कहा, तुम क्यों परेशान हुई माँ, तुम्हारी बहू कहाँ है, उसने क्यों नहीं बनाई? रघुवीर के सवाल का प्रतिमा जी और राधे श्याम जी अभी कोई जवाब देते इससे पहले महेश हो कर हंसते हुए बोल पड़ा, भैया भाभी मर गई है। हो। महेश की बात सुन रघुवीर को जैसे करंट लग गया। वह सोफे पर से लगभग उछलते बोला, क्या? अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, लो पानी पियो, फिर मैं इत्मीनान से सारी बात बताती हूँ। लेकिन रघुवीर को कहाँ इत्मीनान था। उसने गिलास उठा, जैसे तैसे पानी की 2 घूंट हलक के नीचे उतारी और अपनी प्रश्नवाचक नजरें राधे श्याम जी और प्रतिमा जी पर गड़ा दी।
बेटे को अपनी तरफ ऐसे एकटक देखता देख राधे श्याम जी और प्रतिमा जी दोनों ही असमंजस में पड़ गए कि बात की शुरुआत कहाँ से और कैसे करें। आखिर मिनट भर के मौन के बाद राधे श्याम जी ने अपना गला साफ करते हुए पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, बताओ ना, अब चुप क्यों हो? अभी 10-15 मिनट पहले तो आसमान सर पर उठा रखी थी, अब क्या हो गया? पति की बात सुनकर प्रतिमा जी ने आंखों में आंसू भरकर दुखी स्वर में कहना शुरू किया, बेटा उस चुड़ैल को भूल जाओ। तुम्हारे जाने के बाद वह न जाने किससे संबंध बनाती रही है और अब वह प्रेग्नेंट है, लेकिन बहुत पूछने पर भी उस लड़के का नाम नहीं बता रही जिसका बच्चा उसके पेट में है। धड़कते दिल से माँ की पूरी बात सुनते ही रघुवीर के ऊपर वज्रपात सा हुआ। कुछ सेकंड सन बैठे रहने के बाद उसने शब्दों को लगभग ठेलते हुए किसी तरह, अभी वो कहाँ है? तुम्हारे कमरे में ही बैठी होगी महारानी जी, तुम्हारी आवाज़ सुनकर भी उठकर नहीं आई। प्रतिमा जी ने तीखे स्वर में कहा और तेजी से उठकर सपना के बंद कमरे का दरवाजा खोल चिल्लाती बोली, क्यों महारानी जी, तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि इतने दिनों बाद घर आए पति को एक गिलास पानी ही दे दे? तकिए को कसकर पकड़े बेड पर बैठी सपना ने सास को भयभीत नजरों से देखा और तकिए को अपने से और कसकर चिपटा अपने आप में और अधिक सिमट गई। आने वाला पल में क्या होगा ये सोच उसकी छाती और अधिक तेजी से धड़कने लगी और किसी आशंका से उसका चेहरा पीला पड़ गया। तभी भारी कदमों से चलता हुआ रघुवीर कमरे में आया और रघुवीर को देखते ही सपना के अंदर एक उम्मीद की किरण जगी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल गई। रघुवीर ने सपना को गौर से देखा और धीरे से पूछा, कौन है वो? आप प्लीज़ बैठिए, मैं सब बताती हूँ। सपना ने थोड़ा डरते हुए कहा, मैं खड़े होकर भी सुन सकता हूँ, तुम बताओ। रघुवीर की आवाज़ सुनकर सपना ने डरते हुए अपनी सास प्रतिमा जी की तरफ देखा जो वहीं पर कमर पर हाथ रख के मंद मंद मुस्कुराती हुई खड़ी थी। सपना को अपनी माँ की तरफ देखते हुए रघुवीर ने कहा, माँ मुझे सपना से अकेले में बात करनी है। जब प्रतिमा जी कमरे से बाहर चली गई तो सपना ने कहना शुरू किया, उस रात मम्मी जी और पापा जी किसी शादी में गए थे, घर पर केवल मैं और महेश थे। रात में अचानक महेश मेरे कमरे में आया और रघुवीर ने सपना की बात पूरी सुनी भी नहीं और महेश का नाम सुनकर एक गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाती हुई बोला, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें पता है कि तुम किस पर इल्ज़ाम लगा रही हो? एक मासूम पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन यह सच है, सपना ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। इतना सुनना था कि रघुवीर का गुस्सा और बढ़ गया और वह जोर का एक थप्पड़ सपना को मारते हुए दहाड़ा। झूठ मत बोलो बेशरम, कौन है वो? सच सच बताओ। रघुवीर का थप्पड़ इतने जोर का था कि सपना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी नाक से खून निकलने लगा। डर से सपना जोरों से चीख उठी। आह, शोर शराबा सुन प्रतिमा जी और राधे श्याम जी दोनों ही भागे हुए कमरे में आ गए। उनके पीछे पीछे महेश भी आ गया और सपना की नाक से खून बहता देख चिल्लाते हुए कहने लगा, खून खून भाभी क्या हुआ? भैया भाभी मर गई, भाभी मर गई। राधे श्याम जी ने महेश को अपने पास खींच प्यार से कहा, चिंता मत करो बेटा, हम भाभी को अभी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, वो ठीक हो जाएगी। तभी सपना ने अपने अंदर की सारी ताकत समेट कर कहा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सपना की ये बात सुनकर उसकी सास प्रतिमा जी ने फिरते हुए कहा, क्या सच कह रही हो? जरा मैं भी तो सुनो। लेकिन प्रतिमा जी की बात का कोई जवाब नहीं देकर सपना ने रघुवीर की तरफ सीधे देखते हुए कहा, मैंने पवित्र अग्नि के फेरे लिए हैं आपके साथ, कम से कम आप तो मेरी बात को सच समझे। क्या बोल रही है ये रघुवीर? अब तक चुप खड़े राधे श्याम जी गुस्से से तमतमाते हुए बोले। लेकिन रघुवीर राधे श्याम जी को कोई जवाब देने की जगह सपना को जोरों का एक थप्पड़ और मारते हुए दहाड़ा। तुम्हें जरा भी होश है कि तुम क्या कह रही हो? रघुवीर को ऐसे गुस्साते हुए और सपना को मारते देख महेश धम से फर्श पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपने बाल नोचते हुए भाभी भाभी बोलकर जोर जोर से रोने लगा। महेश को ऐसा करते देख रघुवीर का पारा और चढ़ गया और वो बोला, देख रही है इस मासूम को, क्या इसकी जान लेना चाहती है तू? नाक से बहते खून को पोंछते हुए सपना ने फिर अपने एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ।
सपना की इश्वाक ने रघुवीर के गुस्से को शांत करने की जगह और भड़का दिया और वह सपना के बाल पकड़ने के लिए तमक कर ये कहते हुए आगे बढ़ा कि तेरा सच और झूठ अभी मैं बाहर करता हूँ। तभी एक अनहोनी हो गई। फर्श पर बैठा महेश एक झटके से खड़ा हो गया। उसका रोना बंद हो चुका था और अब उसके दोनों नथुने फूले हुए थे और आंखें लाल होकर चढ़ गई थी। उसने जोरों का एक घूंसा रघुवीर की पीठ पर मारा। अचानक पड़े महेश के घूंसे से चौंक कर रघुवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो महेश का दूसरा जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। अभी वहां मौजूद कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही घूंसा मारकर चीखते हुए महेश बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। रघुवीर सपना को मारना भूल चुका था क्योंकि महेश का जोरदार घूंसा उसकी नाक पर पड़ा था और उससे खून बहने लगा था। अपने दोनों बेटों की ऐसी दशा देख प्रतिमा जी और राधे श्याम जी दोनों ही घबरा गए। प्रतिमा जी सपना को गालियां देती उसे कोसती महेश के पास जमीन पर बैठ गई और उसे हिला हिलाकर रोते हुए बोलने लगी, महेश बेटा, महेश उठो बेटा उठो। राधे श्याम जी ने रघुवीर की तरफ देखा तो वह पास पड़े एक चेयर पर बैठकर अपना सर पोछे झुका नाक को रुमाल से दावे काफी हद तक संभल चुका था। ये देख राधे श्याम जी की सारी चिंता रघुवीर से महेश की तरफ घूम गई और उन्होंने महेश के डॉक्टर मनचंदा को कॉल किया। सारी बात सुनकर डॉक्टर मनचंदा ने कहा, इस तरह का स्ट्रेस महेश के लिए काफ़ी बुरा हो सकता है। मैंने पहले ही आपको हिदायत दी थी कि उसके सामने किसी तरह का वायलेंस क्रिएट ना करें, नहीं तो उसका दिमाग एक झटके से किसी भी तरफ उड़ सकता है। सॉरी डॉक्टर, गलती हो गई, अब क्या करना होगा? राधे श्याम जी ने अपनी आती रुलाई रोकते हुए पूछा। मैं एक इंजेक्शन लिख कर देता हूँ, फिलहाल उसे दिलवाइए, वह होश में आ जाएगा तो उससे बात कीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके जीवन में पहले जो कुछ घट चुका है, क्या उसकी कोई याद आई जो वह इस तरह उत्तेजित होकर अपने ही बड़े भाई पर हमला कर बैठा? फिर शाम को मेरे क्लिनिक टाइम में उसे लेकर आइएगा, मैं उसके सारे चेकअप कर लूँगा। ओके डॉक्टर, कह कॉल कट कर राधे श्याम जी इंजेक्शन लेने मेडिकल स्टोर या कहते हुए भागे। डॉक्टर का मैसेज आता होगा, तब तक मैं मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाता हूँ। इंजेक्शन जल्दी लगवाना जरूरी है। इंजेक्शन लगने के लगभग आधे घंटे के बाद महेश को होश आ गया तो राधे श्याम जी और प्रतिमा जी सहित रघुवीर की जान में जान आई। राधे श्याम जी और रघुवीर ने सहारा दी महेश को फर्श पर से उठा बेड पर लिटाया और राधे श्याम जी उसके पास बैठ उसका सर हिलाते हुए बोले, बेटा तूने भैया को क्यों मारा? मैंने भैया को नहीं मारा, भैया झूठ बोल रहा है। फिर राधे श्याम जी धीरे से बोला, पापा अभी मैं सो रहा था तो मेरे सपने में मीनाक्षी आई थी। महेश की आवाज़ सुनते राधे श्याम जी को जैसे करंट लग गया। डॉक्टर की क्लिनिक से आने के बाद घर का माहौल एकदम समान था। सपना को कमरे में बंद नहीं किया गया था तो सपना ने डरते हुए सबके लिए चाय बनाई और उन्हें देने गई। सपना को लगा कि कोई कुछ बोलेगा, लेकिन रघुवीर अपने वार के किस्से सुना रहा था और सभी उसे बड़े मग्न हो सुन रहे थे। सपना ने डरते डरते चाय की ट्रे वहीं टेबल पर रख दी। उसे लगा अभी किसी का गुस्सा फूटेगा और वो ट्रे टेबल से नीचे फेंक देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि सपना को चाय लाकर रखता देख महेश ने कहा, भाभी आओ बैठो। पर डरी हुई सपना चुपचाप वहां से किचन में आ गई। रघुवीर के मारे गए थप्पड़ से सपना का एक तरफ का गाल आँख के आसपास सूज गया था और दर्द कर रहा था। किचन में आकर सपना ने पानी गर्म किया और एक साफ किचन टॉवल भिगोकर उससे अपने आँख के आसपास की सूजन की सिकाई करने लगी। तभी प्रतिमा जी किचन में आ गई। सपना डर गई कि शायद वह उसे सिकाई करते देख कोई ताना मारेंगे या उसे डांटेंगे, लेकिन प्रतिमा जी ने सपना को देख अनदेखा किया और रघुवीर की पसंद का खाना बनाने में जुट गई। सपना उनकी हेल्प करना चाहती थी पर प्रतिमा जी उसे बार बार अनदेखा कर अपने काम में जुटी हुई थी। सपना ने प्रतिमा जी से बात करने की कोशिश करते हुए पूछा, मम्मी जी क्या मैं रोटी के लिए आटा गूंद दूं? लेकिन प्रतिमा जी ने अनसुना कर दिया और किचन से ही रघुवीर को आवाज़ दे बोली, रघु बेटा शाही पनीर और रोटी के साथ क्या सूजी का हलवा भी बना दूं? तुम्हें बहुत पसंद है ना? जवाब राधे श्याम जी ने दिया। अरे पूछ क्या रही हो, बना लो, आज कुछ मीठा तो बनना ही चाहिए। आखिर रघु बेटा जंग जीत कर वापस आया है। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी हलवा खाना है माँ, महेश ने हलवा के बारे में सुनकर कहा। हाँ हाँ तेरे लिए भी बना रही हूँ बेटा,
प्रतिमा जी ने हंसते हुए किचन से कहा। प्रतिमा जी की बात सुन महेश भैया आया है हलवा खाना है, भैया आया है हलवा खाना है, हो बोलते हुए हो कर हंसते हुए पूरे घर में घूमने लगा। सपना ने जब यह देखा कि उसकी हर कोशिश के बावजूद प्रतिमा जी उसे अनदेखा कर रही हैं, तो हार कर वह किचन से निकल गई और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी पानी की एक खाली बोतल ले रघुवीर भी किचन की तरफ जाने को उठा। किचन के सामने बने डाइनिंग स्पेस में सपना का सामना रघुवीर से हुआ। सपना ने आशा भरी आंखों से रघुवीर को देखते हुए उससे पानी का खाली बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाइए मैं पानी भरकर ला देती हूँ। लेकिन जवाब में रघुवीर के चेहरे पर शंक और व्यंग का मिला जुला भाव और आंखों में दर्द गुस्सा देख वह अंदर तक सिहर गई। सपना को अनदेखा और अनसुना कर रघुवीर किचन में जा आरओ से बोतल में पानी भरने लगा। रघुवीर के चेहरे के भाव से डरी सपना के पैर वह जहाँ खड़ी थी वहीं जैसे जम गए। आरओ से पानी भर रघुवीर सपना के बगल से उसे अनदेखा कर फिर से लिविंग रूम में चला गया। सपना का चेहरा भय से सफ़ेद हो गया था और उसका मन रो रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाकर रोना चाहती थी, लेकिन उसकी आंसू उसका साथ नहीं दे रहे थे। सपना के अंदर का दर्द इतना अधिक था कि आंसू बेईमानी हो गए थे। चाहे वह आंसुओं में डूब ही क्यों न जाए, पर उसका यह दर्द रत्ती भर भी कम नहीं होने वाला था। अपने बेजान पैरों को घसीटती सपना धीरे धीरे अपने बेडरूम में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया था और राधे श्याम जी, प्रतिमा जी, रघुवीर और महेश सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। महेश बार बार अपनी माँ से हलवा मांग रहा था, माँ मुझे और हलवा दो। अरे बस कर, रोटी और पनीर भी खा, प्रतिमा जी ने प्यार से महेश को डांटते हुए कहा। नहीं, मैं सारा हलवा खाकर खत्म करूँगा, भैया के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा, हो जवाब में महेश ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं महेश, तुम खाओ, माँ कल सुबह फिर हलवा बना देगी, तब मैं खा लूँगा, रघुवीर ने हलवा का कटोरा स्नेह से महेश के सामने करते हुए कहा। रघुवीर के इस प्यार के जवाब में महेश जोर जोर से हो कर हंसने लगा और खाने में जुट गया। जब सबने खा लिया तो राधे श्याम जी ने कहा, चलो चलकर बाहर लॉन में बैठकर रघुवीर से लद्दाख के कुछ और किस्से सुनते हैं। हाँ आप लोग चलिए, मैं सारे बर्तन धोकर आती हूँ। आज ही मेहरी कहकर गई है कि वह कल नहीं आएगी। प्रतिमा जी ने यह बात जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज़ में कही कि अपने कमरे में बैठी सपना सुनना ना चाहकर भी सुन ले। अरे चलो ना माँ, मैं सुबह उठकर सारे बर्तन फटाफट मान लूँगा, तुम भी हमारे साथ लॉन में चलो, तभी तो कहानियाँ सुनाने में मजा आएगा। रघुवीर ने प्रतिमा जी का हाथ पकड़ लॉन की तरफ ले जाते हुए कहा। जब सपना को यकीन हो गया कि सभी बाहर चले गए हैं तो वह उठी और किचन की तरफ गई। देखा तो उसके लिए 2 रोटियां और जरा सा पनीर की सब्जी छोड़ दी गई थी। सपना ने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था। भूख और लगातार गहरे तनाव के कारण उसके सर में हल्का चक्कर भी आ रहा था, इसलिए न चाहते हुए भी उसने थाली में दोनों रोटियां और सब्जी डाली और किचन में ही जमीन पर बैठकर किसी तरह अपने आंसू पी उन्हें पानी के साथ निगलने लगी। जब घंटे भर बाद सपना सारे बर्तन धो और किचन साफ कर किचन से बाहर निकली, तब तक सभी लॉन से वापस अपने अपने कमरे में आ चुके थे। यह देख सपना डर से सिहर उठी और किसी तरह अपने पैर घसीटते डरते हुए बेडरूम में आई तो देखा कि बेड की एक तरफ पीछे से तकिया की टेक लगाकर बैठा रघुवीर कोई बुक पढ़ रहा था। उसने सपना की तरफ देखा भी नहीं। यह देख सपना काम, दुख और अपनी गर्भावस्था के कारण थकी हुई बेड के दूसरे किनारे पर चुपचाप रघुवीर की तरफ पीट कर लेट गई और अपनी बदकिस्मती पर चुपके चुपके आंसू बहाती तकिया गीला करती सो गई। अभी सपना को नींद आए मुश्किल से 15-20 मिनट ही हुए थे। उसकी नींद अभी थोड़ी कच्ची ही थी कि उसका फ़ोन रिंग कर उठा। सपना नींद से घबराकर उठ बैठी और उसने फ़ोन उठाया और यह देखने के लिए कि इतनी रात गई किसका फ़ोन है। तभी रघुवीर भी जाग गया और उसने कमरे की लाइट ऑन कर गुस्से से एकदम सर्द आवाज़ में बोला, लाओ मुझे दो, देखो इतनी रात गए तुम्हें कौन कॉल कर रहा है। रघुवीर की बात सुनकर सपना बुरी तरह से डर गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। डर से फैली आंखों से रघुवीर को देखते हुए सपना कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सब उसके गले में ही अटक कर रह गए। तब तक फ़ोन रिंग होकर बंद हो चुका था और उसके व्हाट्सएप पर किसी मैसेज के आने की आवाज़ आई, टिंग टोंग। सपना को अपनी तरफ मुंह बाए देखता देख रघुवीर ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। सपना डर से कांप उठी। तभी गुस्से से भरी सर्द आवाज़ में रघुवीर ने कहा, स्क्रीन लॉक्ड है, कोड बताओ।
रघुवीर की ऐसी सरल आवाज़ सुनकर एकदम से सपना का दिमाग डर से जैसे ब्लॉक हो गया और उसकी माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। बहुत कोशिश कर वह बस वो ही बोल पाई। बोल नहीं सकती तो चलो कोड टाइप करो। गुस्से से आंखें लाल कर गुर्राते हुए रघुवीर ने अपने हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन सपना के सामने की। काफी उंगलियों से सपना ने काफी मुश्किल से कोड याद कर जैसे तैसे उसे टाइप किया। स्क्रीन ओपन होते ही रघुवीर ने देखा कि किसी अननोन नंबर से एक मैसेज आया था। उसने मैसेज खोलकर पढ़ा और उसके चेहरे पर का क्रोध और बढ़ गया। उसने दांत पीसते हुए फोन बेड पर फेंका और दहाड़ा, क्या है ये? जवाब दो, क्या है ये? किसका मैसेज है? कौन है जो तुम्हें इतनी रात को मैसेज कर रहा है? वह भी ये कि अगले महीने की 2 तारीख को आ जाना, क्या मतलब है इसका? रघुवीर की गुस्से भरी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी और उसके सवाल तीखे नश्तर की तरह सपना के सीने को चीर रहे थे। वह डर और दुख से बेड के एक किनारे दुबकी हुई थी। उसके साथ उसके दुख में घुलकर उसकी आंखों से बह रहे थे। तभी रघुवीर के गुस्से से दिल को दहलाती आवाज गूंजी, चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? जवाब दो, किसका मैसेज है? कौन तुम्हें बुला रहा है? जी वो मेरी बचपन की एक फ्रेंड है। वह अपनी शादी में आने को बोल रही है। सपना ने किसी तरह शब्दों को ठेलते हुए कहा। झूठ बोल रही हो? अगर ये तुम्हारी फ्रेंड है तो इसका नंबर सेव क्यों नहीं है फ़ोन में? रघुवीर गुस्से में तिमलाते हुए चिल्लाया। दरअसल यह मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, फिर इसके पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया और इसने कल ही एक कॉमन फ्रेंड सारिका से मेरा नंबर लिया और आज कॉल कर और मैसेज किया। सारिका ने उसका नंबर मुझे शेयर कर सारी बात बताई थी। टेंशन में मैं उसका नंबर सेव करना भूल गई। सपना ने कांपती आवाज में कहा। टेंशन हूँ बोलकर रघुवीर व्यंग से मुस्कुराया और चिल्लाती बोला, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, लेकिन तुम लगातार एक के बाद एक झूठ बोली जा रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सपना ने कातिल और दयनीय आवाज में कहा। बड़ी सच्ची है तो बता, तेरे पेट में पल रहा बच्चा किसका है? किसके साथ सोई थी तू? रघुवीर गुस्से में अपना आपा खो चुका था और लगातार चिल्लाया जा रहा था। महेश ने मेरे साथ जबरदस्ती, सपना ने रोते हुए कहना चाहा, लेकिन सपना का वाक पूरा होने से पहले ही रघुवीर दहाड़ा। चुप कर बज्जात, अपने यार के साथ गुलछड़े उड़ाकर मेरे बीमार भोले भाले भाई पर इल्जाम लगाती हो? मैं अभी तेरा गला घोट दूंगा। कहते हुए रघुवीर गुस्से से हाँफते हुए सपना की तरफ दोनों हाथ फैला झपटा। तभी बाहर से कोई उनके कमरे के दरवाजे को जोर जोर से भड़बड़ाने लगा। सपना का गला दबाने को झपटते रघुवीर के कदम दरवाजा भड़बड़ाने की आवाज़ से एकाएक थम गए और अपने गुस्से को पीते हुए उसने जाकर दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने प्रतिमा जी खड़ी थी। माँ तुम ईश्वर? रघुवीर के मुँह से निकला। मुझे रूम में आने का रास्ता दो, प्रतिमा जी ने धीरे से कहा और दरवाजे पर से रघुवीर की साइड होते ही कमरे में आकर उन्होंने पहले दरवाज़ा बंद किया, फिर रघुवीर से धीमे शब्दों में बोली, तुम्हें पता है ना बेटा कि महेश की मानसिक हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने घर के माहौल को शांत रखने को बोला है। हाँ माँ, पर मैं क्या करूँ? मैं इस बच्चात चरित्रहीन औरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बोलते हुए रघुवीर के चेहरे पर बेहोशी और गहरा पश्चाताप उभर आया। छोड़ो इसे, इस नीच पापिन के कारण तुम अपने बीमार भाई के बारे में भी नहीं सोच पा रहे। उल्टा को जल्दी ही इसके पाक के साथ इसके घर भेज देना, फिर तुम्हारी शादी में दूसरी अच्छी और संस्कारी लड़की से कराऊंगी। प्रतिमा जी ने सपना को घृणा से देखते हुए कहा। हाँ ठीक कह रही हो माँ, रघुवीर ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा। बस कुछ दिनों की बात है बेटा, अपने छोटे भाई की खातिर किसी तरह इसे बर्दाश्त कर लो। प्रतिमा जी ने स्नेह से रघुवीर का हाथ पकड़ते हुए कहा। माँ की बात सुनकर रघुवीर को थोड़ा सुकून मिला कि सपना जैसी चरित्रहीन से उसका पीछा छूटेगा। उसने अपने गुस्से को शांत किया और बोला, ठीक है माँ, मैं अब किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं करूँगा। इसके बाद प्रतिमा जी कमरे से चली गई तो रघुवीर लाइट ऑफ का सो गया। सपना ने भी थोड़ी चैन की सांस ली और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह हमेशा की तरह सपना चुपचाप घर के सारे काम निपटाती रही। हालांकि परिवार के सभी सदस्य ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो सपना का उनके परिवार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। सभी अपनी बातों में और अपनी दिनचर्या में मस्त थे। गर्भवती होने के कारण और घर में फैले अव्यक्त तनाव को झेलते हुए दोपहर तक काम निपटाते निपटाते सपना काफ़ी थक गई थी। जैसे
तैसे थोड़ा सा खाकर वह अपने बेडरूम में गई और बेड पर आराम करने के लिए लेट गई। थकावट अधिक होने और रात को ठीक से नहीं सो पाने के कारण जल्दी ही सपना की आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गई। तभी घर में इधर उधर घूमता महेश सपना के कमरे में और अपनी बच्चों सी मासूमियत में उसके बगल में लेटकर सो गया। नींद में उसका एक हाथ सपना की देह पर चला गया और अनजाने में उसकी हथेली सपना के एक स्तन पर ऐसे पड़ गई जैसे वह सपना के उस स्तन को पकड़े हुए है। साथ ही महेश का एक पैर सपना की जांघों पर फैल गया। गहरी नींद में सोई सपना को महेश के ऐसे सोने का कोई एहसास ही नहीं हुआ। अचानक रघुवीर किसी काम से कमरे में आया तो महेश को ऐसे सपना से चिपक कर सोता देख उसका सर घूम गया और गुस्से से तमतमाते हुए वो अपनी माँ को बुलाकर दिखा। दांत पीसते हुए बोला, देखो इस छिनार को माँ, ये तो महेश को फंसा रही है। और ऐसा कह बेड की दूसरी तरफ जा रघुवीर ने सपना को बेड से खींचना शुरू किया। ऐसे अचानक खींचे जाने से सपना नींद से चौंक अकबका कर जगी और उसके मुंह से निकल पड़ा, कौन? जवाब में रघुवीर ने दांत पीसते हुए धीमे स्वर में कहा, छिनाल, मेरे मासूम भाई को फंसाकर अपना पाप उसके सर मरना चाहती है? साली कुतिया, बिना आवाज के चुपचाप बाहर चल, तेरी खबर लेता हूँ, कह रघुवीर सपना को बाहर घसीट कर ले जाने लगा ताकि उसके गुस्से की तेज आवाज से महेश की नींद न टूटे। अचानक गहरी नींद से उठी सपना को कुछ देर तो समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ। तभी बाहर घिसाटते हुए उसकी नज़र अपने बेड पर सोए महेश पर गई और उसकी समझ में बात आ गई कि महेश अनजाने में उसके बगल में आकर सो गया, जिस कारण इन लोगों के गुस्से का कहर उस पर टूट पड़ा है। जैसे ही सपना रूम से बाहर बरामदे में पहुंची, प्रतिमा जी ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और सपना के बाल पकड़ खींचते हुए कड़ी हुई आवाज में बोली, क्यों रे चुड़ैल, काला जादू जानती है क्या मेरे मासूम बीमार बेटे को अपने वश में कर? अब तू कौन सा खेल खेलना चाहती है? तुझे अपना पाप छुपाने के लिए वह बेचारा मासूम महेश ही मिला था क्या? अब सब कुछ सपना के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसने सबको असलियत बताने के लिए सारे अत्याचार सह अपनी तरफ से हर कोशिश की थी, लेकिन उसकी हर कोशिश बेईमानी साबित कर दी जा रही थी। पर अब वह ऐसा नहीं होने देगी, यह सोच सपना ने पहले प्रतिमा जी के हाथ से अपना बाल छुड़ाया और फिर कांपते लेकिन ढेर स्वर में बोली, आप लोगों को मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, क्या होगा आगे? क्या रघुवीर डीएनए टेस्ट के लिए राजी होगा? क्या वह गर्भवती सपना को अपनाएगा? जानने के लिए कहानी में बने रहें।